अब यहाँ देखते हैं गेट के बारे में कि एक्चुअली में गेट क्या होते हैं। तो गेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, राइट साहब से। गेट जो है हमारा क्या है कि ये पूरे मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इंडिया का। इसमें क्या होते हैं, ये बहुत सारे हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। इंडियन एंड आउटसाइड इंडिया जैसे हो गया। जैसे आपने बताया कि मैं एमटेक में एनरोल हो सकते हैं, तो आपको पता है तापसी कि मैं सिर्फ इंडिया में ही एमटेक कर सकते हैं या फिर एब्रॉड में भी कर सकते हैं। इंडिया के अलावा। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया के अलावा भी हम कहीं से कर सकते हैं? यस सर। कहाँ से कर सकते हैं? हमारे कॉलेज में एक सेट था, वो यूएसए से किया नो है। नो नो, यूएसए से नहीं कर सकते हैं। मतलब आईआईटी जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे गेट के थ्रू से बात कर रहे हैं कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप गेट देकर आप सिंगापुर के जो कॉलेजेस हैं, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं, सिंगापुर के कॉलेजेस हैं और जर्मन के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। आपको बता दें कि हमारे जो इंडिया में एमटेक के लिए जो एडमिशन हो या आईआईटी के लिए है, तो हमारे पास बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अपने आईआईटी का जो फुल फॉर्म देखा जाए तो ये क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। जो हमारे इंडिया में मात्र 7 नहीं है, मतलब हमारे साथ ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। और एक आईआईसी बैंगलोर को नाम सुने होंगे, ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईसी बैंगलोर, जो हमारे टॉप में आते हैं। तो ये 7 और एक आईआईसी बैंगलोर, 7 आईआईटीज और एक आईआईसी बैंगलोर जो मिलके ये 8 मिलकर ये गेट का जो है सो कंडक्ट करवाते हैं एवरी ईयर। मतलब क्या होता है कि एक सर्कल चलते रहता है। एक बार जो है सो आईआईटी कानपुर करवा दिया, तो एक बार आईआईसी बैंगलोर करवा दिया, सर्कल चलता रोटेशन चलता रहता है। तो हमारे जो 8 इंस्टीट्यूट्स है ऑफ इंडिया का, जो हमारे जो गेट का कनेक्ट करवाते हैं। अभी हम रिसेंटली में जो अगर 2024 का जो एग्जाम फरवरी में हुआ है ना, इस बार का जो एग्जाम फरवरी में हुआ, वो हाँ सर। किसने ये कनेक्ट करवाया था? तो ये जो एग्जाम था 2024 का, ये आईआईसी बैंगलोर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा 2025 में, 2025 में जो एग्जाम्स होंगे, तो इसको कौन कंडक्ट करवाएंगे, कौन से इंस्टीट्यूट रहेंगे? तो आईआईटी कानपुर करवाएंगे। तो ये 7 और एक आईआईसी बैंगलोर, ये 8 मिलकर जो है सो ये हमारा तरह से कंडक्ट करवाते हैं गेट। अब हम बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स एवरी ईयर पार्टिसिपेट्स होते हैं, इनरोल होते हैं गेट के लिए। तो आपको बता दें कि गेट के लिए एवरी ईयर का बात करें तो 7 to 8 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होता है फॉर गेट एग्जाम एवरी ईयर, आउट ऑफ विच मैनी एस्पिरेंट्स। लेकिन अंतापुर से आप जान सकते हैं कि जैसे कि आप एक सिविल केमिकल मैकेनिकल के इंजीनियर्स हैं, तो बताइए 7 to 8 लाख कैंडिडेट्स में 7 से 8 लाख कैंडिडेट्स में सारे स्टूडेंट्स केमिकल के होंगे, सारे कैंडिडेट्स सिविल के रहेंगे, या सारे कैंडिडेट्स मैकेनिकल के रहेंगे, या ऑल ओवर सारे कैंडिडेट्स रहेंगे इसमें? सारे रहेंगे ना? टोटल टोटल 7 और 8 लाख एग्जाम देते हैं, उसमें से केमिकल में 15,000 ऐसा कुछ होता है। राइट राइट। तो ये 15 नहीं, एक्चुअली हाँ 15-20 थाउजेंड रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो रेशियो है बहुत कम है। हम 7 to 8 लाख से फाइट नहीं कर रहे हैं, हम अपने ब्रांचेस से फाइट कर रहे हैं। ये बड़ी बात Yes. है। 7 to 8 लाख कैंडिडेट्स होते हैं जो पूरे जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं, जितने भी इंजीनियरिंग हैं, वो सारे ब्रांचेज के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो इसमें से रेशियो होता है वो बहुत कम हो जाता है, और हमारा चांसेस जो है अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छी तरह से हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाई प्रिपेयर फॉर गेट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग गेट का प्रिपेयर क्यों करते हैं। तो पहला फर्स्ट, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स इन पीएसयू, है ना। तो पीएसयू में हम जा सकते हैं। पीएसयू एक्चुअली होता क्या है तापोसी? पीएसयू क्या उसमें होते हैं? से उसमें बहुत सारे कंपनी रहते हैं, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल। ये कंपनी है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है? जैसे एक्चुअली गवर्नमेंट। में अगर हम देखें, बायजूस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना। और भी आप हाँ। टीसीएस का नाम जानते होंगे, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज है ना। आपका जो है सो विप्रो है, जेडेस है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं। लेकिन उन कंपनियों में, और आपने जो बताया ओएनजीसी, आईओसीएल, वेल, गेल, ये सारे जो बता रहे हैं, इनमें और इनमें दोनों में क्या डिफरेंट? जैसे हमारे बायजूस भी हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपनी है। लेकिन ये पीएसयूज में और इसमें क्या डिफरेंट है? तो पीएसयू जो होते हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेक होते हैं, राइट। पीएसयू का हाँ। जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पब्लिक सर्विस अंडरटेक, यानी ये जो होते हाँ। हैं वो सर्विस अंडरटेक होते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के ही सेक्टर होते हैं। इनसे एक्चुअली क्या होता है कि हम इसके थ्रू से गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब में प्लेस्ड हो सकते हैं। जिसका यस। पैकेज पता है कितनी होती है?
नहीं पता। एक्चुअली अगर आप जानना चाहें कि अगर हम जानना चाहें कि आपके कॉलेजेस का पैकेज, एवरेज पैकेज क्या रहा इसके इस ईयर में? 12 LPA ऐसा कुछ। 12 LPA, मतलब एवरेज एवरेज प्लेसमेंट था 12 LPA। नहीं, एवरेज तो 9 8 ऐसा कुछ। मतलब ये हमारा एवरेज प्लेसमेंट रहता है, लेकिन एक जो हाईएस्ट पैकेज रहा होगा वो 12 lakhs पर एनम हो रहा होगा, है ना। लेकिन एक्चुअली तापोसी होता क्या है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पीएसयू में अगर गेट हम अगर क्वालिफाई करते हैं और अगर हमारा पीएसयू में इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो हमारा पीएसयू को जो मिनिमम जो फर्स्ट टाइम का जो सैलरी होता है वो हमारा एबव 16 लाख होता है। मतलब एबव 16 लाख होता है ना। सर कम होता हाँ है ना। तो यहाँ पे 16 lakhs जो है वो हमारा 16 lakhs जो है हमारा मिनिमम सैलरी होता है फर्स्ट टाइम में। और भी आपने बताया कि अगर हम गेट का ये करते हैं तो गेट के बाद पीएसयू में जा सकते हैं और साथ ही एमटेक जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एमटेक इन हायर एजुकेशन फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, एनआईएससी से कर सकते हैं। जैसे एमटेक क्या है कि आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, खुद भी अगर हाँ आप सर। बीटेक कर रहे हैं तो आप प्राइवेट में भी एनरोल हो सकते हैं कि चलिए भाई हम हाँ प्राइवेट से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप गेट में अच्छे रैंक लाते हैं तो आईआईटी तो जानते ही होंगे कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जब ट्वेल्थ करता है तो उसका पहला प्रायोरिटी होता है कि मुझे कुछ आईआईटीज मिल जाए, एनआईटीज मिल जाए, ये पहला फोकस होता है। लेकिन जब उनका आईआईटीज या एनआईटीज में नहीं होता है तो क्या होता है कि लास्टली में उसका जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है, वो कहीं ना कहीं वो इंजीनियर बनने का सपना रहता है। तो वो क्या करता है लास्टली में कोई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जहां से उसका ड्रीम फुलफिल हो जाए। लेकिन तापसी एक्चुअली होता क्या है कि मान लिया जाए कि आपका ड्रीम था आईआईटीज में जाना, एनआईटीज में जाना, वहां तो आप नहीं जा पाए। लेकिन आपने जिस इंस्टीट्यूट में जहां पे आपने एडमिशन लिया है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद क्या आपने डिमोटिवेट हुआ कि मुझे आईआईटीज नहीं मिला, एनआईटीज नहीं मिला? तो आप डिमोटिवेट नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आईआईटी वाले भी गेट में जा सकते हैं, तो हम भी इस कॉलेज से हाँ इंजीनियरिंग करके गेट में जा सकते हैं। ये यस। हमारे पास इक्विवेलेंसी है, ये हमारे पास इक्वल हम लोग जो है सो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, राइट। तो क्या है कि हमारे पास आईआईटी नहीं जाने के बाद भी अगर मुझ में कैपेबिलिटी होगा, अगर मुझ में क्षमता रहेगा, तो जो आईआईटी वाले ने जो मेरे अपॉर्चुनिटी आईआईटी में मेरा जो ख्वाब रहा, जो सपना रहा, वहां नहीं जा पाए, और अब गेट मुझे वो सपने को पूरा करने का मौका दे रहा है। अर्थात क्या है कि एमटेक में अगर हमने अच्छा किया तो एमटेक के साथ में हम आईआईटी एनआईटी में अच्छे से एनरोल हो सकते हैं, राइट। दूसरी बात हाँ क्या है कि हम यहाँ पे अब जैसे बताया आपने कि एमटेक कर सकते हैं, तो सिर्फ हम इंडिया से ही नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया कि आप एब्रोड से भी कर सकते हैं, लिखा है हमने पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एब्रोड, यानी हम एमटेक एब्रोड से, जैसे मैंने बताया कि आप सिंगापुर से और फिर जर्मनी से, ये दो दो हमारे जो एब्रोड हैं, जो हमारे दो अदर कंट्री हैं हमारे, है ना, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसमें से भी हम अपना एमटेक कर सकते हैं अगर अच्छे रैंक लाएं तो। मतलब गेट के प्रिपरेशन ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक इंजीनियर के पास सिर्फ प्राइवेट में प्लेसमेंट होने का अपॉर्चुनिटी दिखता है। एक्चुअली हम भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस रहा है। हमने भी देखा है कि सर किस आप तरह से फर्स्ट टाइम। जी जी। आप कौन से ब्रांच से मेरा हैं? कंप्यूटर साइंस था, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच था। तो हमने एक्चुअली इसको देखा है कि किस तरह से, उसके बाद मैंने गेट का बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, गेट के हमने बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग दी है। तो वो चीजें एक्सपीरियंस हमारे पास आया तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये चीजें में हमें अच्छी लगती है कि जो चीजें हमारे साथ हुआ, जो चीज हमने वो चीज को कहीं ना कहीं लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ गाइडेंस को फील किए, वो चीजें में हम लोग आज प्रोवाइड करते हैं। तो लगता है कि मैं किसी चीज के लिए, मैं जिस चीज में कमी हमें महसूस हुआ वो चीज उसके साथ में फुलफिल कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग के बारे में क्या होता है कि जब हम लोग रहते थे तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि किसी तरह से हम फाइनल ईयर आते आते कहीं प्लेस्ड हो जाए, यही फोकस होता है, राइट। यही फोकस होता है स्टार्टिंग में, जब फोकस होता है कि हमें जो है लास्ट ईयर आते आते कहीं फोकस प्लेस्ड हो जाए, ताकि मम्मी पापा और सोसाइटी को ये कह सकें कि हमने भी जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है हमने भी प्लेस्ड हो गया और हमें भी जॉब मिल गई है। लेकिन अंदर की चीजें हम खुद जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तो हाँ सोसाइटी को खुश करने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए हमने कर देता है। लेकिन हमारे अंदर का जो ड्रीम होता है, वो ड्रीम होता है कोई ऑफिसर्स बनने का, गेट जैसे बड़े बड़े पीएसयू में जाने का, या फिर हमें हमारी जो ड्रीम होता है एमटेक, आईआईटीज, जो आईआईटीज हमने ट्वेल्थ के बाद जो सपना था जिसे नहीं कर पाया, किसी प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, लेकिन आज भी दिल कहता है कि किसी आईआईटी में पढ़ते हैं।
कहता है कि नहीं कहता है? आज भी हमारा दिल बोलता है किसी आईआईटी में इनरोल होते हैं। देखिए सेम सिचुएशन है, जिस समय हम इंजीनियरिंग में रहे होंगे, आप हैं, आपके जूनियर भी इंजीनियरिंग में आएंगे, तो उनका भी सेम सिचुएशन रहेगा, उनका भी फीलिंग, उनका भी ड्रीम एक ही रहता है। हर इंजीनियर का एक ही बैकग्राउंड से गुजरना होता है, तो सारे चीजों के साथ सेम प्रोसेस के साथ गुजरना होता है। तो ये हमारा भी रहता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप गेट करते हैं, अब मान लीजिए सिंपली गेट क्वालिफाई हो गए, मान लीजिए अच्छे रैंक नहीं ला पाए, एक सिंपल सी बात देखिएगा, अगर गेट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो पीएसयू मिलता है, उससे कम मार्क्स लाते हैं तो एमटेक मिलता है, उससे कम मार्क्स अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपका एब्रोड में एडमिशन होता है, उससे कम मार्क्स लाते हैं तो आपका जॉब प्लेसमेंट प्राइवेट कोर कंपनीज में। कोर कंपनीज में यहाँ पे देखिएगा एकदम, यहाँ पे स्पष्ट एक क्लियर लिखा हुआ है कोर कंपनीज में। कोर कंपनीज क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है कोर कंपनी का। बहुत सारे ऐसे कंपनी जो होते हैं हमारे कॉलेज में आते हैं, 2 साल तक काम करवाते हैं, 3 साल के बाद क्या होता है, थ्रो बैक कर देते हैं, फेंक देते हैं बाहर निकाल के कि आपके पास ये नहीं, ये नहीं है। तो हमें वो सिक्योरिटी नहीं प्राप्त होता है, इनसिक्योर हम लोग फील करते हैं। तो ये अगर गेट हम क्वालिफाई करते हैं तो क्या होता है कि हमें अच्छी कोर कंपनीज में प्लेसमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो जो कोर कंपनी होते हैं वो गेट वाले सर्टिफिकेट यानी गेट क्वालिफाई को ही वो जो है सो वेलकम करते हैं, उसको ही एलिजिबल समझते हैं वो। तो वो जो गेट क्वालिफाई होते हैं उसको वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और वहां पे अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये गेट भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपको मान लिया जाए कि आपको जब प्रोफेसर बनना है तो आप जेआरएफ भी दे सकते हैं। जेआरएफ है ना, जो सीएसआईआर नेट वगैरह जो होता है, जेआरएफ दे सकते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में भी जा सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको पढ़ने के लिए 35,000 पर मंथ के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जब तक आप पढ़ाई करते हैं, जब तक रिसर्च करते हैं तब तक। ये चीजें क्या है कि हमें गेट के बाद ये चीजें मिलती है। और साथ ही क्या होता है कि टीचिंग जॉब्स एट मैनी मोड, जैसे कि आप बीटेक के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप एज ए प्रोफेसर जाकर उस कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। या बहुत सारे जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है ना, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वहां पे आप फैकल्टी बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने एक गेट का एग्जाम मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी देता है। समझ रहे बात को कि नहीं? एक्चुअली क्या होता है, किसी एक एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि जब हम आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं तो आईआईटी का एग्जाम जब देते हैं हम लोग, है ना, एआई ट्रिपल एग्जाम देते हैं या फिर जेई मेंस देते हैं, उसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी होता है कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। उनमें से किसी एक ब्रांच में, या मैकेनिकल में हो जाए, सिविल में हो जाए, केमिकल में हो जाए, कंप्यूटर साइंस में हो जाए, किसी एक ब्रांच में मुझे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ। गेट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है? गेट मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, गेट हमें लगभग 10 से 20 अपॉर्चुनिटी, एक ही क्वालिफाई में मुझे 10 तरह के अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। अगर हम सिर्फ क्वालिफाई करते हैं तो कोर कंपनी मुझे इनवाइट करती है। अगर मैं अच्छे मार्क्स लाते हैं, एब्रोड में एडमिशन होता है, उससे कम लाते हैं, एमटेक में एडमिशन मिलता है, एक अच्छे एवरेज में लाते हैं तो मुझे पीएससी में जॉब मिल जाते हैं। तो मतलब इसका लेवल है, एक नहीं होता है कि मैंने कट ऑफ लाना था आईआईटी जाने के लिए 92 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, उतना नहीं लाए। इसमें क्या है कि अगर आप उस क्राइटेरिया को ना भी फिल करें, उससे कम भी लाते हैं, तो इस 5 अपॉर्चुनिटी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए जगह खाली रखता है। राइट? तो ये चीजें हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप जानते होंगे ईएससी के बारे में, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। जैसे एक नॉर्मल क्या होता है कि एक जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये लोग जो हाँ। करते हैं बैचलर डिग्री करते हैं जो इंजीनियरिंग के अलावा, उसके पास क्या होता है, यूपीएससी के थ्रू से वो आईएएस के एग्जाम्स को दे सकते हैं। लेकिन बीटेक वाले क्या होते हैं, बीटेक वाले भी उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि बीटेक ऑल्सो ऑलरेडी ग्रेजुएशन का डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बीटेक वाले भी ग्रेजुएशन का जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें भी बैठ सकते हैं, और जो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स होते हैं वो भी बैठ सकते हैं। तो हमारा जो ईएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, वो सिर्फ यहाँ पे जो इंजीनियरिंग किए होते हैं वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी बीए वाले जो हैं, बीकॉम वाले हैं, वो इस एग्जाम को नहीं बैठ सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास एक यूनिक, और भी गेट के अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास आईईएस एग्जाम पे भी हम मतलब इसमें हम अपीयर हो सकते हैं। जो अदर बैकग्राउंड से, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो स्टूडेंट्स इसमें अपीयर नहीं हो सकते। तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब हम आईईएस या ईएससी का एग्जाम देते हैं, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो बड़े बड़े, जैसे आपने बताया कि पीएसयूज हैं, आईओसीएल है, वेल है, गेल है, ओएनजीसी है, इसका जो बड़े पद होते हैं, जैसे कि ओएनजीसी का डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, इसका जो पोस्ट होता है, जो एज ए गवर्नमेंट पोस्ट जो होता है,
तो इसका पोस्ट में हम डायरेक्ट ही वहां पे हम एज इनरोल होते हैं, वहां पे हम सिलेक्ट होते हैं और इस तरह का पोस्ट मुझे मिलती है। और इस पोस्ट का जो है अगर टेक्निकल की बात की जाए तापोसी, तो उसमें जैसे यूपीएससी में आईएएस एक बड़ी पोस्ट है, उसी प्रकार से किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर बनना एक आईएएस लेवल का ही फीलिंग दिखाता है, मतलब अपने आप में फील होता है। तो ये है हमारा यूपीएससी का भी एग्जाम जो है, इंजीनियरिंग लेवल का जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें भी हम एज अपीयर हो सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कि अगर ईएससी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग का जो यूपीएससी ये कंडक्ट करवाते हैं ईएससी एग्जाम में, तो इसमें क्या हो सकता है, मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मेरे पास पियोन रहेंगे, हमारे पास काम करने वाले गार्ड रहेंगे, हमें खाने बनाने नहीं मिलेंगे, हमें गवर्नमेंट की ओर से लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हो जाएगी, राइट। ये सारी चीजें हमें मिलती है, अट्रैक्टिव सैलरी होगी, अच्छा खासा सैलरी होगी हमारी, 1 लाख प्लस पर मंथ की सैलरी होगी, है ना। और हमारा बहुत सारे क्या बोलते हैं उसका, जैसे कि आईएएस का 3 स्टार का वो होते हैं, हमारे पास भी एक पावर होगा, है ना, कंपनी के हम मालिक टाइप के होंगे। तो ये सारी चीज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट डू यू नीड टू एक्सेल इन गेट एंड ईएससी। अगर आप चाहते हैं कि हम गेट करें, एक गेट एस्पिरेंट्स के लिए क्या जरूरी होता है, क्या नीड है, तो आप समझ सकते हैं कि ये गेट एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत जरूरी है। मोस्ट ये नीड कह सकते हैं, मोस्ट नीड है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि कई चीजें हमारे बुक्स में हैं, यूट्यूब में हैं, बहुत जगह पे ऑलरेडी जो है हमारे रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है, लेकिन वहां पे हम कैसे समझें, कैसे पढ़े, हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो क्लियर ही नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे उस तरह से गाइड चाहिए, उस तरह से हमें एनालिसिस का चीजें चाहिए, है ना, उसे सजेशन चाहिए, तो वो नहीं मिल पाती। तो इसके लिए हमें जो गेट के लिए नीड होती है वो सबसे पहली है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन के लिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कंसल्टेटिव बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या होती है कि या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, दैट इज राइट फॉर यू, है ना, एक प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हमें चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि मान लिया जाए कि आप तो ये भी देख सकते हैं कि हमारे अभी जो गेट का प्रिपरेशन है, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं, ऐसे एक्सपर्टीज हैं जो यूट्यूब में वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है तापोसी, कि ऑल लर्निंग, टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस रिसोर्सेस इन वन प्लेस हमें एक ही जगह पे चाहिए, है ना। यूट्यूब में मान लिया जाए कि जैसे कि आप केमिकल इंजीनियरिंग से है, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस में भी 1-2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, सी वगैरह, बेसिक और फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़े होंगे, ठीक। है ना। ये सारे पढ़े होंगे जो कॉमन रहते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं, वो सारे ब्रांचेस के पेपर सेम ही रहते हैं जहां तक हम जान पा रहे हैं, राइट, है ना। तो हमारे भी ब्रांचेस जो रहे होंगे वो वापिस सेम रहा होगा। तो रिसोर्सेज जो होते हैं एक ही जगह पे, वन प्लेस पे अगर हमें मिल जाए, तो इससे क्या होता है कि मुझे हर जगह पे ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होते हैं, या फिर जो हमें बहुत सारे मतलब माइंडली प्रेशर होते हैं, तो वो चीजें हमें, अगर ये 3 चीजें मुझे पास हो जाए एक साथ में, तो एज अ गेट गेट के लिए जो है, एक प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी चीज जो है, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, रिसोर्सेस इन वन प्लेस होनी चाहिए, राइट। ये चीजें हमें चाहिए। तो ये चीजें अगर आप अगर देखिए आप एज ए स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीजें आपको भी चाहिए, और सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें होने चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जैसे सारे जितने भी आपके जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं गेट के लिए, उसके लिए क्या चैलेंजेस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे चैलेंजेस क्या है हमारे लिए। तो एक चीज एक्चुअली होता क्या है तापोसी, कि स्टेइंग ऑन शेड्यूल एंड कंप्लीटिंग सिलेबस, एक शेड्यूल में हमें रहना, सिलेबस को कंप्लीट करना, ये हमारे लिए बिग चैलेंजेस है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अभी रिसेंट में हम देखते हैं, हमारे टाइम में तो उतनी मोबाइल ये नहीं थी, अभी क्या है, मोबाइल में जरा सा भी एक वीडियो देख लें तो उसी में देखते देखते आधे घंटे पार हो जाते हैं, है ना। कोई भी एक शॉर्ट वीडियो देखे, 10 एक साथ देखते हैं, 5 देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं, चले जाते हैं। तो होता क्या कि स्टेइंग ऑन शेड्यूल, मतलब हमने शेड्यूल अगर तैयार किया है कि मुझे 7 to 8 में हमें ये चीजें पढ़नी है, तो वो शेड्यूल में हम स्टे नहीं रह पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, अच्छे से क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो स्टेइंग ऑन शेड्यूल की हमारे कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस है हमारे लिए, एक स्टूडेंट्स की चैलेंजेस है। और क्या है, कंप्लीटिंग सिलेबस, जितने भी हमारे पास सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, कि किया जाए सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। और चीजें क्या होती है, मेमोराइजिंग, चीजों को जो हम लर्न कर रहे हैं उसको मेमोराइजिंग कैसे करें, ये भी हमारे जैसे स्टूडेंट्सों के लिए एक चैलेंजेस है। तीसरी चीजें क्या है, गेटिंग कंफ्यूज विथ एक्सेसिव प्रिपरेशन मटेरियल, मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है,
ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, केमिकल इंजीनियरिंग का ये बुक ले लो, तो पियर्सन का बुक है ना, पियर्सन का भी आता होगा, आप लोग जहाँ से लेते होंगे, हम लोग भी लेते थे लाइब्रेरी से। तो पियर्सन का बुक है, या बहुत सारे खन्ना पब्लिकेशंस का है, बहुत सारे आते थे ना, तो ये इसको बुक पढ़े तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये बुक ले लो। जो जो टीचर आपने खुद पढ़े होते हैं वही बुक को हम लोग को प्रीफर करते हैं कि आप ये बुक ले लो, क्योंकि उस वो अपने टाइम में पढ़े थे तो उनको अच्छा लगा था। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इजी बुक ढूंढते हैं कि भाई जहाँ पे हमें एग्जाम के व्यू से मिल जाए, जिसमें थ्योरी लिखा हो, कुछ ऐसे चीजें हो जो हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए, वो चीजें हम लोग ढूंढते हैं, राइट। तो क्या होता है कि पियर्सन ये सारी चीजें बुके जो होते हैं वो ढूंढते रह जाते हैं, मतलब गेटिंग कंफ्यूज होते हैं हम लोग विद एक्सेसिव प्रिपरेशन मटेरियल। मेरे पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे लाइब्रेरी आप चले जाओ, केमिकल इंजीनियरिंग का 10 तरह के पब्लिकेशंस का बुक रखे हुए हैं, कौन सा बुक लें, कौन सा बुक लें, 1 घंटे मुझे छाटने में लग गए थे मेरे लाइब्रेरी में, जब मैं अपने अपने टाइम की बात करते हैं। तो ये होते थे। और भी क्या बातें होती है कि डिफिकल्टी इन स्टेइंग मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी, मतलब इस जर्नी में हमें खुद से मोटिवेट होने बहुत बड़ी बात होती है, ये हमारी बिग चैलेंजेस है। मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी ये अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं गेट की प्रिपरेशन करने वाले के लिए ये बिगेस्ट चैलेंजेस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तापोसी कि एक्चुअली इन चैलेंजेस के बाद जो हमें नीड है, क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी, ये रिसोर्सेस इन वन प्लेस, ये चीजों के बारे में, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, ये चीजें हमें जो हमारे बायजूज है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो देख सकते हैं कि बायजूज एग्जाम प्रीप फॉर गेट एंड यूपीएससी ईएससी दोनों चीजों के लिए करवाते हैं, वो गेट भी करवाते हैं और यूपीएससी ईएससी करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवर ऑफरिंग, हम लोग क्या क्या ऑफर करते हैं। तो लाइव क्लासरूम सेशन जो होते हैं हमारे बायजूज की ओर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए लाइव क्लासेस होते हैं, लर्निंग टेबलेट होते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक होते हैं, वर्क बुक होते हैं, प्रिंटेड स्टडी नोट्स होते हैं, डाउट रिजोल्यूशन होते हैं। डाउट रिजोल्यूशन क्या होता है तापसी, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डाउट रिजल्यूशन में क्या कर सकते हैं, जैसे बताइए। हमने फर्स्ट पढ़ लिया, उसके बाद जो डाउट रहता है उसको समझ। जी जी जी। तो ये डाउट क्या होते हैं कि जिस टाइम हमें पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास टीचर अवेलेबल होते हैं, सिर्फ उसी टाइम पूछ सकते हैं डाउट को, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। जैसे हम क्लासेस में हैं, हमारे क्लास जो है 10 to 4 PM तक हमारे क्लासेस चलते हैं, तो मान लीजिए केमिकल सब्जेक्ट पढ़ाए सर, उसके बाद वो चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास 24 आवर्स जो सब्जेक्ट से कहीं भी डाउट होता है, तो 24 आवर्स सब्जेक्ट में वो आपको जो है क्लैरिटी मिलती है ना, उसको सॉल्व किया जाते हैं। और भी क्या होता है, एडिशनल ऑफरिंग क्या होता है, हमें टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड करते हैं, प्रिपरेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर क्यूजेज होते हैं, रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे होता है क्या, यहाँ पे बायजूज में देखेंगे ऐसी फैसिलिटी है कि मान लिया जाए कि जैसे कि आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाए, जैसे आपने अभी तो नहीं पढ़े होंगे, जैसे आप अभी सेकेंड ईयर में हैं। नहीं सर, थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा, थर्ड ईयर में है, तो आपने ट्रेपेजोइडल रूल पढ़ा होगा, जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग तो आपको पढ़ना है होता होगा, है ना, बहुत सारे जो है ना वो सब चीजें पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कहीं आपने मिस्टेक किया, कुछ चीजें मिस्टेक किया आपने, ठीक है, और उस मिस्टेक को आपको पता नहीं है कि हमने कहाँ मिस्टेक की। जैसे सपोज दैट कि आपने कुछ मिस्टेक किया, जैसे सपोज दैट कि a+b का होल स्क्वायर, हम सिंपल ले लेते हैं जो एक नॉर्मल क्लासेस के लिए है, इसको इसको टू होता है a² + 2b+b² होता है। इसमें क्या होता है, हमने a+b का होल स्क्वायर देना भूल गया, राइट, हमने a+b का होल स्क्वायर देना भूल गया, लेकिन मेरा माइंड में भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक किया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बायजूज में ऐसी फैसिलिटी है कि आपने क्या मिस्टेक किया है, वो आपको एनालाइज करके दिखाता है कि आपकी ये मिस्टेक है, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अरे यहाँ तो मैंने गलती किया, मिस्टेक किया है। तो ये चीजें एनालिसिस करवाने का मौका भी हमें यहाँ पे फैसिलिटी जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि और प्रोग्राम क्या क्या होते हैं, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, स्नैपशॉट ऑफ आवर प्रोग्राम देख सकते हैं। गेट एंड ईएससी अगर करना चाहते हैं तो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। गेट एंड ईएससी 1 ईयर का भी प्रोग्राम है, गेट का 2 ईयर का प्रोग्राम है, ओनली गेट का। ओनली गेट करना चाहते हैं तो 1 ईयर का प्रोग्राम है। अगर गेट नहीं होता, क्रेश कोर्स जानते नहीं होंगे आप, क्रेश कोर्स जो लास्ट के 4 मंथ्स होते हैं, उस टाइप के भी कोर्स हमारे पास 4 मंथ्स के कोर्सेस हैं। तो मतलब आप अगर गेट करना चाहते हैं 2 ईयर, यानी गेट और ईएससी दोनों करना चाहते हैं तो 2 ईयर के लिए है। अगर ओनली सिर्फ आप गेट करना चाहते हैं तो वो भी 2 ईयर का है, 1 ईयर का भी यहाँ पे फैसिलिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 ईयर का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि लाइव क्लासेस जो होते हैं वो डेली 4 आवर्स का होते हैं, और इसमें से 5 to 6 डेज वीक जो होते हैं वो क्लासेस होते हैं, यानी 5 से 6 वीक्स में 5 से 6 क्लासेस होते हैं डे में, वो 4 घंटे का क्लासेस होते हैं। रेगुलर क्लासेस होते हैं 900 का रेगुलर क्लास, जैसे आपने कोई चीजें को पढ़ाया गया और हो सकता है उस समय आपने नहीं सुना, या फिर क्लासेस जो है बंक हो गई, तो वो क्लासेस जो है आपके पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो जाते हैं, फिर से आप उसको सुन सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं उसको। हमारे जो कोर्स ड्यूरेशन है इसका, वो 2 ईयर का है। ये बेस्ट लॉन्च टाइम जनवरी में होता है, मार्च मई जुलाई में होता है, ये ब्रांचेज है।
यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल है। क्लास का जो टाइमिंग होता है 6:30 to 8:30 PM होता है, और 9 PM to 11 PM होता है। समझ आ रहा है ना, शाम को ये टाइम होती है। क्लासेस टाइमिंग जो होता है ये आपको देखिए डेली क्यूजेज होता है, मतलब आपको क्लासेज जैसे ही होगा, क्लास के बाद 8 to 10 क्वेश्चन आपको क्यूज के रूप में दिया जाता है, और वहां पे देखा जाता है कि जो आपको समझाया गया, जो पढ़ाया गया, वो आपको समझ में आया नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। इससे होता क्या है कि हम जो पढ़े हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी होता है कि समझ नहीं पाते हैं। तो उस ड्यूरिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस देते हैं। सपोज दैट कि आपके कुछ सिस्टर्स हो, जो छोटी सिस्टर्स हो, 10 में या 9 में हो, और आपने उसको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, है ना। आपने उसको क्वेश्चंस दिया कि केमिकल इक्वेशंस बनाओ, कि मान लिया जाए कि H2+Cl2 जो है सो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो ये वाटर बनाते हैं, है ना, 2HCl बनाते हैं। तो आपने उसको दिया कि भाई बनाओ, इसको कैसे बनाना है। तो उसने बनाया H2+Cl2, है ना, और उसने एरो दिया, उसमें लिख दिया HCl लिखा, है ना, बट टू देना भूल गया। तो जब टू देना भूल गया तो आप उसको समझाते हैं कि नहीं, ये बैलेंस जो है सो इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है ना। बस में रहा है कि नहीं, ये बैलेंस करना होता है, ये हमारा जो है सो लॉ है, मास लॉ, क्या बोलते हैं उसको, मास कंजर्वेशन लॉ होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है सो ये करना होता है, तो उसको समझ में आता है। उसका समझ में आता है जब उसका टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में उसने जब गलत करता है, मिस्टेक करता है, 2HCl नहीं दे पाता है, तब आप जान पाते हैं कि इसकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो ये पूरी तरह से सीख नहीं पाया है। उसी तरह से हमारे गेट का जो फैकल्टीज होते हैं वो आपको क्वेश्चन देते हैं क्यूज के फॉर्म में। आप जहां पे भी मिस्टेक करते हैं तो हमारे टीचर जो होते हैं आपको जो गाइड कर रहे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि तापसी ने यहाँ पे मिस्टेक किया, मीन्स ये कॉन्सेप्ट जो है सो उसको समझ में नहीं आया। होती क्या है कि हम एक एज ए स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है, लेकिन कहाँ मिस्टेक है, क्या समझ में नहीं आया, ऑलरेडी भी मुझे पता नहीं होती कि क्या समझाया, क्या समझ में नहीं आया। तो उस तरह की चीजों को हमें समझने के लिए कि क्या वो नहीं समझी, इसके लिए हम लोग क्यूज करते हैं, टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट में जहां भी वो मिस्टेक करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये चीज समझ नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक करता है, और फिर से उसको हम लोग बताते हैं कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक इसलिए इस वजह से हुआ। और फिर नेक्स्ट टाइम में वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो नेक्स्ट टाइम में मिस्टेक नहीं करता है। राइट साहब। तो यहाँ क्या होता है, डेली क्यूजेज होते हैं, वीकली टेस्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चन पर डे पर टेस्ट में होता है। सब्जेक्ट टेस्ट होता है ना, जिसमें वन कंप्लीशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, जैसे मान लिया एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया फिर उसका टेस्ट होता है। इसी तरह से फुल लेंथ का टेस्ट होता है, स्टडी नोट्स प्रिंटेड 11 वॉल्यूम्स प्रोवाइड किया जाता है। वर्क बुक होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। और ये हमारा अगर 1 साल का कोर्स लेते हैं, जैसे अभी कोई इनरोल किया होगा 2023 में, 23 में, तो वो 2025 बैच तक उसका इनरोल जो 2 ईयर का होता है इसका होता है। हमारे पास इसी तरह से 1 ईयर का भी कोर्सेस है जो गेट ESC दोनों के लिए है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 ईयर ओनली गेट के लिए है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ हम गेट करें, ESC ना करें, तो गेट के लिए भी सेम प्रोसेस है, या 2 ईयर सिर्फ इसमें ड्यूरेशन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए भी गेट कोर्सेस हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 3 to 4 मंथ्स के लिए भी हमारे पास गेट का कोर्सेस है। और भी आप देख सकते हैं कि आवर टेक्नोलॉजी मेथड, टीचिंग मेथोडोलॉजी वो जो होता है, वो स्टडी कैसे होते हैं, तो अप्लाई करते हैं, रिवाइज करवाते हैं, और फिर टेस्ट लेते हैं। ये हमारा स्टडी मेथोडोलॉजी है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होता है, स्टडी टू लर्न क्या होता है, अटेंड लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं हमारे यहाँ, एंगेजिंग वीडियो लेसन होते हैं, सेल्फ पेस्ड होते हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपको बताया कि कहीं भी आप मिस्टेक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम आपको बता देता है कि आपने यहाँ मिस्टेक किया, और क्या गलत किए, क्या मिस्टेक किए, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपको बताता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक होते हैं यहाँ पे, और रिवाइज पर परफेक्शन होता है यहाँ पे। और भी देख सकते हैं ये सारी चीजें, टेस्ट फॉर प्रैक्टिस होते हैं, ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो गेट का जो फैकल्टीज होते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, कौन होते हैं वो, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप बीटेक में हैं अभी, अगर आपके कोई जूनियर आए और आप फ्रेशर जूनियर को, अब तो रैगिंग नहीं होता होगा, है ना, अब तो बंद हो गई होगी। अब फ्रेशर जूनियर आए, जैसे हम लोग के टाइम में क्या था कि जो जूनियर आते थे उनको हम लोग बड़ा ही अच्छे से रखते थे। जैसे हम लोग जब जूनियर थे तो हमारे सीनियर लोग बहुत ज्यादा नोट्स अवेलेबल करवाना है, क्या सिलेबस है वो भी नहीं था पता, तो हमारे सीनियर लोग हमको बताते कि ये नोट्स हैं, ये चीजें हैं, ऐसे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई जूनियर आ जाए, तो आप 3rd ईयर में हैं तो उसको पूरे इंजीनियरिंग को 5 मिनट में समझा देंगे कि देखो, अपने जूनियर को बताएंगे, देखो जूनियर, बात ये है कि आप 3 साल मत समझो, मुझे देख लो, 5 मिनट तक मेरे मेरे फीलिंग को देख लो, आपको पूरा इंजीनियरिंग का जो है सो एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट। उसी तरह से तापसी होती क्या है कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो गेट को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास करवा चुके हैं, क्रैक करवा चुके हैं,
वो अगर आपको गाइड करते हैं तो चांसेस बन जाते हैं, यानी कि जो चीजें हमें 5 महीने में सीखने चाहिए वो 5 मिनट में सीख सकते हैं। यानी जो इंजीनियरिंग करने के लिए फ्रेशर बंदे आए हैं, अगर वो 3 साल तक तापसी से नहीं मिलते हैं तो वो 3 साल करेंगे तो उसे एक्सपीरियंस आएगा तापसी का, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, गेन किया है। लेकिन अगर वो आके तापसी से मिलती है आपकी जूनियर, तो उसको 5 मिनट आपके पास बैठने से, आपके शेयर करने से, आइडिया शेयर करने से, बताने से ही पूरे 3 साल का जर्नी उसे 5 मिनट में मिल जाएगी। राइट? ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? यानी कि ये चीजें अगर हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे गेट में जो फैकल्टीज हैं वो एमटेक क्वालिफाइड हैं, है ना, एक्स आईएएस ऑफिसर्स हैं। आप देख सकते हैं कि एन एवरेज एट 9 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग, जैसे आपने बताया कि आप 3 साल से हैं इंजीनियरिंग में, आपके कोई जूनियर आएंगे, तो यहाँ पे भी जो टीचर्स हैं वो 9 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग है। यहाँ पे ज्यादातर टीचर जो हैं वो एमटेक के हैं, आईआईटी से हैं, आईएससी से हैं। यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो एक्चुअली में टॉप 10 में जो आते हैं, जो टॉपर, जो टॉपर रहे हैं गेट के, वो लोग यहाँ पे ये हमारे पास जो है सो टीचिंग करवा रहे हैं। जैसे टू फैकल्टी जो हमारे बायजूज में है, वो ऑल ओवर इंडिया में 10 रैंक लाए हुए हैं अपने टाइम में, है ना, अपने टाइम में वो इतना रैंक लाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आवर सक्सेस स्टोरी, जैसे आप राम बालाजी देख सकते हैं, गेट ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से थे, 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो है ये आपका ऑल इंडिया रैंक 2 लाया था, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे वेंडित पटेल हो गया, गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे जो दिख सकता है आप, ये सारे हमारे हमारे बायजूस से ही ये लोग ने पढ़ाई किया और इतने अच्छे रैंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं 80+ ऐसे स्टूडेंट थे 2022 में जो रैंक 1, जैसे राम राम है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं। तो ये सारे चीजें जो है वो स्टूडेंट्स जो है यहीं से पढ़ाई किए हैं, अच्छे रैंक भी अचीव किए हैं। और साथ में देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग गेट रिजल्ट 100+ जो रैंक लाए हैं, 50+ जो स्टूडेंट्स रहे हैं अंडर 100 रैंक्स के, ये सारे उनके जो हमारे ये हैं वो सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि गेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होते हैं? नहीं पता है ना। इस बार का एग्जाम 2024 का जो एग्जाम था वो फरवरी में क्लियर हो गया है ना, फरवरी में हो गया। ठीक है। अब बता देते हैं कि गेट के जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप अभी तो 3rd ईयर में हैं, तो आप इसके बाद जस्ट ही तुरंत आपको गेट का रिलीज नोटिफिकेशन आएगा और आपको इसी साल में जो है सो आपको फॉर्म फिलअप भी करने पड़ेंगे। तो जिसका नोटिफिकेशन आते हैं वो आपका जुलाई 2024 में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2024 यानी 2024 के जो नोटिफिकेशन थे वो जुलाई 2023 में यानी 2023 में जुलाई में ही लास्ट वीक में आ गए हैं। अगर बात करें गेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, तो जुलाई में नोटिफिकेशन आते हैं, सितंबर में जो है सो इस बार 2023 का फर्स्ट वीक में आ गया था, है ना। इसका जो है जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था वो सितंबर में रिलीज हुआ था। लास्ट डे जो होता है फिल फॉर्म करने का 2023 का, वो था विदाउट लेट फी, लास्ट वीक जो था हमारा सितंबर का लास्ट वीक था। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, अगर आप लेट करते हैं तो लेट फी के साथ भी आपको फॉर्म भरने के लिए देता है। बाकी एग्जाम में क्या होते हैं पता है आपको? बाकी एग्जाम में क्या होते हैं? आप इंजीनियरिंग के अलावा कोई एग्जाम में ऐसे मतलब पार्टिसिपेट किए हैं? जैसे बाकी एग्जाम में क्या होता है पता है? जैसे आपको बता दिया कि ये 28 को ही लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, तो 28 के बाद आप चाह के भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन यस। गेट में क्या होता है कि अगर आप बता दिया है कि 28 सितंबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, तो उसमें क्या होता है कि आप विदाउट लेट फी उस डेट तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 28 के बाद ऐसे नहीं कि आपके टाइम चले गए हैं, आपके फ्यूचर खराब हो गया, आपने फॉर्म नहीं भर पाए, आप सो गए थे, है ना, आप फॉर्म नहीं भर पाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब आपके जो डेट था वो अगर खत्म ही हो जाते हैं तो आप लेट फाइन के साथ 10 या 20 या 1 मंथ का और भी टाइम देते हैं, उसके अंदर में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए लेट फाइन लगेगा। तो ये चीजें होती है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप देख सकते हैं कि लास्ट डे जो है फी फिल गेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म विथ एडिशनल फी, यानी कि जो लेट फाइन बोलते हैं वो अक्टूबर तक कर सकते हैं हम, सितंबर अक्टूबर तक, यानी 1 मंथ का और भी मुझे टाइम देता है, बट विथ लेट फी, है ना, विथ फाइन के साथ। प्ले ऑफ डिफेक्टिव, जैसे मान लीजिए कि आपके हो सकता है कि फोटो सिग्नेचर या कोई मिस्टेक हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि ये आपका जो है सो रॉन्ग हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो वो उसको आप जो है सो फिर से उसको आप इरेज कर सकते हैं, फिर से उसको करेक्शन कर सकते हैं।
फिर क्या है कि लास्ट डेट जो होता है चेंज कैटेगरी वगैरह पेपर एग्जामिनेशन जिससे आपको, वो नवंबर में होता है। रिलीज जो होता है एडमिट कार्ड, जैसे कि इस बार का 2024 में 2024 में जनवरी में रिलीज हुआ था फर्स्ट वीक, राइट। यहाँ पे लगता है कि गेट 2024 पेपर जो है वो फरवरी में हो जाता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो गया इस बार। और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा गेट का रिजल्ट जो है सो मार्च में निकल जाती है ना, रिलीज हो जाती है। तो ये था अच्छा। हमारे, देख सकते हैं कि मैकेनिकल, जैसे आपने बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग में 15,000 अप्रोक्स जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। उसी प्रकार से मैकेनिकल में 2022 की बात करें तो 89,567 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट हुए थे। इसका जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 28.5 था, 1 था। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 25.2 था। और यहाँ पे हम बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो हमारे 25.2 था। एससी एसटी पीडब्ल्यू 18.7 था। और टॉपर्स का मार्क्स जो था 90.05 था, राइट। आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, टॉप? इसी। एससी, एससी, राइट। मीन्स तो ये हमारा है। तो आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो अच्छे ही रहते हैं, मतलब लो ही रहते हैं, 18.7 रहता है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और भी यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये था हमारा, है ना, ये हमारा 2020 में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे। हाईएस्ट मार्क्स ये थे। एससी एसटी का 20.2 क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो क्वालिफाइंग करने के लिए 20 मार्क्स ही काफी है। अगर आप क्वालिफाई करें तो आपके पास जो गेट होते हैं, आप जैसे बैंकिंग में भी जा सकते हैं, बैंकिंग में भी आता है कि जो गेट क्वालिफाई है उसी में वो एनरोल हो सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ देखें तो ये 30.7, 27.6, 20 पॉइंट, मतलब ये 2015 से लेकर 2022 कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये रहा है सारा जो कट ऑफ है, कंप्यूटर साइंस का, केमिकल का, ये सारा चीजें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं तापोसी कि एक्चुअली में ये सारी चीज देख लिया हमने, है ना, प्रीलिम्स वगैरह देख लिया। इसमें क्या है, ईएससी का बता देते हैं। ईएससी क्या होता है? ईएससी जिसने बताया ना कि जो इंजीनियरिंग का जो होता है यूपीएससी कनेक्ट करवाते हैं, जिसमें बहुत बड़े जो पोस्ट रहते हैं जो आईओसीएल का, उसमें तो ये क्या होता है ना, मेंस और प्री होते हैं इसमें। दो एग्जाम्स होते हैं, जो गेट होते हैं वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। और गेट का जो मार्किंग स्कीम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। लेकिन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 65 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 65 क्वेश्चन में होते हैं, उसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। अटेंडिंग 10 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं। वो कितने मार्क्स के होते हैं, तो 15 मार्क्स के लगभग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 72 मार्क्स का जो होता है आपके ब्रांच पेपर से, जैसे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, केमिकल से हैं, हाँ सर। तो उसका जो ब्रांच पेपर होते हैं उसका 72 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। और उसके बाद जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है वो सारे इंजीनियरिंग लोगों का कॉमन होता 30 है। उसका मार्क्स जो है सारे को, ये 23rd या कुछ मार्क्स मतलब होते हैं वो सारे कॉमन 13, होते हैं। 13 या 15 ऐसा। 13, हाँ 13 या 15 होते हैं। तो ये हमारा हो गया मार्किंग स्कीम। और इसका जो क्वेश्चंस का जो टिक मार्क होता है वो एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू होता है और न्यूमेरिकल बेस्ड होता है ना। एमसीक्यू क्या होता है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें टिकअप करना होता है ना। मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, वो 2 मार्क्स का होते हैं, वो उसमें से 2 क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं, राइट। हाँ। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, पता है आपको क्या होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस? क्या सर? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? मतलब उसमें से न्यूमेरिकल तो देते ही है, उसको सॉल्व करके आंसर निकलना होता है। लिखने होते हैं आंसर? नहीं, तो कुछ सॉल्व करके एमसीक्यू जैसा कुछ। हाँ, जैसे कि नहीं, 3 तरह के होते हैं। एक एमसीक्यू हो गया जिसमें हमें उसमें से ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें टिक करना होता है। 1/3 नेगेटिव भी रहता है। उसमें से एक और होते हैं एमएसक्यू, जिसमें से 2 क्वेश्चंस जो से राइट हो सकते हैं, है ना। उसमें से मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो हो गया। एक होता है न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं तापसी, कि उसमें एक्चुअली में हमें वर्चुअल कीवर्ड से उसमें इनपुट डालना पड़े। जैसे आपको वहां पे दिया रहे क्वेश्चंस की 2+3 कितने होते हैं, तो वहां 2+3 के बाद ऑप्शन नहीं देंगे कि 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। वहां पे आपको वर्चुअल कीवर्ड से इनपुट करने होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। तो मतलब ये जो पैटर्न देखा जाए, क्वेश्चन पैटर्न, तो 3 तरह का पैटर्न होते हैं। एक एमसीक्यू होते हैं, एमएसक्यू होते हैं एंड न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें ये हमारा ईएससी के बारे में बता दिए कि ईएससी जो है मेंस और प्री, ये दोनों में होते हैं, मेंस और प्री फॉर्मेट में होते हैं, राइट। और भी हम देख सकते हैं तापसी कि अगर आप समझिए कि आपने बताया, कैसा लगा आपको सेशन, मतलब कुछ इंफॉर्मेटिव रहा आपको, लगा कि गेट एक अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है? बहुत हेल्पफुल।
नहीं, आपका भी बहुत अच्छा लगा, एकदम एज अ सिंसियर पेशेंस, और हमेशा स्माइल के साथ रहे। अच्छा लगा हम लोग क्लास लेने में, है ना। तो एक्चुअली क्या है,